मैम आज क्या लेट हो गए काफी चार। ठीक है, यूर लाइव सर। नमस्कार बच्चों, मैं राकेश डवरिया। आज हम आधुनिक काल के प्रमुखवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नाटक और निबंध के बारे में पढ़ेंगे आज। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपको SOL की ऑनलाइन MIL बुक में मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। बाकी आचार्य रामचंद्र को शुक्ल का इतिहास देख सकते हैं, नगेंद्र का देख सकते हैं। तो हम प्रगतिवाद शुरू करेंगे। देखो बच्चों, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, एक के बाद एक चलते हैं। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, प्रगतिवाद 7 साल, प्रयोगवाद 8 साल और नई कविता 9 साल। मतलब ये 8, 7, 8, 9 3 भागों में बांटते हैं, प्रगति, प्रयोग और नई कविता। तो प्रगति 7 साल, प्रयोगवाद 8 साल और नई कविता 9 साल। 7, 8, 9 ध्यान रखना। तो हम पढ़ते हैं आज सबसे पहले प्रगतिवाद। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रगतिवाद का परिचय जानने का प्रयास करेंगे। सन 1936 से लेके 1943 तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष प्रकार का आंदोलन चला, जिसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। आप ये डेट मेंशन कर सकते हैं, 1936 से 1943 तक। इसकी शुरुआत 1936 में इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। बच्चों नोट कर सकते हो, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और लखनऊ में इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की और उनकी अध्यक्षता में ही पहला सम्मेलन हुआ। E.M. फोस्टर ने 1935 में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की और इसी वर्ष 1936 में इसकी एक शाखा के रूप में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसकी भूमिका में सज्जा जहीर और मुल्क राज आनंद की विशेष भूमिका है। शुरू में प्रगतिशील लेखक संघ का ढांचा काफी उदार था और प्रगतिशील विचार रखने वाले सभी लोग, चाहे वे किसी भी विचारधारा से हो, इससे जुड़ते थे। लेकिन कुछ ही समय में स्पष्ट हो गया कि यह मंच मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक को प्रगतिशील होने की शर्त मानता है। यह धारणा स्पष्ट होने के कारण इस संगठन में वही रचनाकार बचे जो मार्क्सवाद में निष्ठा रखते थे। शेष रचनाकारों ने स्वयं को इस मन से अलग कर लिया और दावा किया कि प्रगतिशील और प्रगतिवाद दो अलग अलग धारणाएं हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में प्रगतिवाद से तात्पर्य उन कवियों के आंदोलन से है जो मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर अपनी विषय वस्तु और रचना प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। ऐसे कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, रामविलास शर्मा आदि प्रमुख है। दिनकर भी काफी हद तक प्रगतिवाद की धारा में शामिल होते हैं, हालांकि वे सिर्फ मार्क्सवाद के प्रति प्रतिबद्ध न रहकर और विभिन्न विचारधाराओं में संतुलन साधने का प्रयास करते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं प्रगतिवाद की परिस्थितियां, प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि प्रगतिवाद एक विदेशी विचारधारा पर टिका हुआ आंदोलन है, इसका भारतीय परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमें यह विचार निराधार लगते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 1930 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गांधीवाद के बाद जो विचारधारा सबसे प्रभावित कर रही थी
वह समाजवाद ही थी। गांधी जी के दो बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन विफल हो चुके थे। जनता वैकल्पिक विचारों के प्रति सकारात्मक रुझान दे रही थी। जवाहरलाल नेहरू के अलावा सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेता जनता के बीच लोकप्रिय होने लगे थे। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1928 से लेकर 1931 के दौरान संपन्न हुआ था, जिसमें शामिल भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी मार्क्सवादी विचारों के समर्थक ही थे। 1917 की रूसी क्रांति ने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला। भारत में पूंजीवाद का विकास हो रहा था और ट्रेड यूनियन आंदोलन जोर पकड़ रहा था। लेनिन घोषणा कर चुका था कि पराधीन देशों में साम्राज्यवाद ही पूंजीवाद का चरम रूप है और उसके खिलाफ संघर्ष ही समाजवादी संघर्ष है। 1929 में आई अमेरिका में आर्थिक मंदी ने दुनिया भर में पूंजीवाद के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया। ये सारी परिस्थितियां भारतीय बुद्धिजीवियों को भी प्रभावित कर रही थी। 1930 के दशक में भारत में किसान और मजदूर आंदोलन सघन हो गए थे। आदिवासी आंदोलन भी जोर पकड़ रहे थे। महिला भी अपने घरों से निकलकर आजादी के रास्ते ढूंढ रही थी। समाज के सभी वंचित वर्गों को आजादी की लड़ाई अपनी अपनी आजादी नजर आ रही थी। समाजवाद इस विचारधारा का स्वाभाविक प्रतिनिधि होने के कारण जनता में लोकप्रियता हासिल कर रहा था। प्रगतिवाद इन्हीं परिस्थितियों की कोख से पैदा हुआ आंदोलन है, जो विदेश से आयात किया हुआ नहीं है। अब बच्चों देखते हैं प्रगतिवाद का साहित्यिक दृष्टिकोण। आखिर साहित्य में प्रगतिवाद क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है, इसलिए उनका साहित्य संबंधी दृष्टिकोण प्राय वही है जो मार्क्स, लेनिन और अन्य मार्क्सवादी विचारकों ने प्रस्तुत किया। इस दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं को समझने का प्रयास करेंगे। मार्क्सवाद के अनुसार साहित्य स्वायत्त या स्वतंत्र संरचना नहीं है, बल्कि समाज की उत्पादन प्रणाली का ही एक उप उत्पाद है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी समाज का साहित्य वहां की अर्थव्यवस्था के अनुरूप तय होता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो महाकाव्य सामंतवादी युग में लिखे जा सकते हैं और उपन्यास अनिवार्य थे औद्योगिक और पूंजीगत प्रणाली में। साहित्य निरुद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है कि शोषक वर्ग इसके शोषण के प्रति जागरूक बनाना और क्रांति के लिए तैयार करना। यह दायित्व मार्क्स ने मध्यम वर्ग के लोगों को दिया। जो साहित्य सर्वहारा वर्ग के हित में है, वह साहित्य नहीं बल्कि शोषण बनाए रखने की व्यवस्था है। लेकिन लेनिन ने तो स्पष्ट कहा था, साहित्य क्रांति के लिए एकमात्र हथियार है। उन्होंने साहित्य में मुख्य महत्व वस्तु का होता है, रूप का नहीं। साहित्यकार में साहित्य रचना करने की क्षमता न तो जन्मजात होती है, न ही ईश्वर प्रदत्त। वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य के शरीर पर ही कुछ उसकी चेतना निर्भर करती है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक विभिन्नताएं अलग अलग है,
इसलिए सभी की चेतना में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कवि की विशेषता मात्र इतनी है कि उसकी चेतना रचनात्मक लेखन में अधिक समर्थ होती है। कोई भी रचनाकार समाज से स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं होता। उसके साहित्यिक दायित्वों से बड़ा उसके सामाजिक और मानवीय दायित्व होते हैं। इन्हीं इन्हीं के तहत उनके लिए आवश्यक है कि वह शोषक वर्ग को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में सहायक हो। साहित्य का कार्य रस की उत्पत्ति करना है। जैसा कि मार्क्सवादी विचारकों ने कहा कि साहित्य का कार्य रस की उत्पत्ति करना या व्यक्ति को आनंद की उपलब्धि प्राप्त कराना नहीं, बल्कि तनाव की सृष्टि करना है। यह तनाव या द्वंद सभी सामाजिक परिवर्तनों की मूल शक्ति है। अब हम प्रगतिवाद की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है, प्रगतिवादी कवि मार्क्सवाद में विश्वास रखते हैं। प्रगतिवादी कवि मार्क्सवाद में विश्वास रखते हैं। प्रगतिवादी चिंतन मार्क्सवादी है। प्रगतिवादी कवि मार्क्स साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते हैं। मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पहले समाजवादी और बाद में साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। ये कवि सोवियत संघ में क्रांति का प्रचरम फैलाने वाली मजदूर सेना के प्रति आदर का भाव रखते हैं। जैसा कि मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं में कहा है, लाल क्रांति की लड़ने वाली लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। इसी प्रकार नरेंद्र शर्मा कहते हैं, लाल रूस है ढालियो ढाल साथियों, लाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की लाल ढाल ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की, लाल रूस है दुश्मन साथी, लाल रूस है दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसान का। इसी प्रकार देखे तो प्रगतिवादी कवि समाजवादी यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं। वह आदर्शवाद और आध्यात्मवाद में विश्वास नहीं रखते। उनका यथार्थवाद समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव के यथार्थ का निर्धारण करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली है। मार्क्स ने कहा कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही आती है। नागार्जुन ने अपनी पंक्तियों में कहा, दाने आए घर के अंदर, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। अगला है प्रगति प्रगतिवादी विचारक पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा करते हैं। प्रगतिवादी साहित्य में के आक्रोश का केंद्र पूंजीवादी व्यवस्था व पूंजीपति वर्ग है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योग में उत्पादन का कार्य करते हैं, उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं और उससे पैदा होने वाला धन पूंजीपति हड़प लेते हैं। इस अधिशेष मूल्य को हस्तगत करके वे मजदूरों का शोषण करते हैं। इसलिए प्रगतिवाद कवि पूंजीवाद के प्रति विरोध का भाव प्रकट करते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस
केवल मेरा अर्थ। अगला है शोषित के प्रति, शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था। प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की चक्की में पिसते हुए किसान व मजदूरों की अन्याय व करुणा की आस्था का चित्रण किया गया है। कवियों को गहरा विश्वास है कि मजदूर व किसान वर्ग के वंचित लोग अंततः समाज की नियति को बदलने की शक्ति रखते हैं। केदारनाथ की पंक्तियों के द्वारा समझ सकते हैं। कवि कहते हैं, मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ओ मजदूर, ओ मजदूर, तू सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर। आगे है, प्रगतिवादी कवि सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं। प्रगतिवादी सामाजिक संरचना का परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं, वह क्रांति के जरिए चाहते हैं। यह परिवर्तन हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं, बल्कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। यह परिवर्तन आमूलचूल व्यवस्था में नहीं, व्यवस्था का होगा। प्रगतिवादियों की स्पष्ट धारणा है कि वर्ग संघर्ष के बीच कोई रास्ता, वर्ग संघर्ष में बीच में कोई रास्ता नहीं होता। जो शोषित वर्ग के पक्ष में नहीं, वह शोषक के पक्ष में है। तटस्थता की चादर ओढ़ने वालों को भी अंततः इतिहास अपराधी ही माने जाएंगे। अगला है राष्ट्रीय चेतना। प्रगतिवादी कवि राष्ट्रीय चेतना से युक्त है, पर उनके लिए राष्ट्रीय चेतना का अर्थ छायावादी कवियों से भिन्न है। ये कवि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है, नहीं इन्हें राष्ट्र के गौरवमयी अतीत या महान दर्शन के प्रति भावुक होना पसंद है। ये तो राष्ट्र का महत्व है, राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं। अगला है राजनीतिक चेतना। प्रगतिवादी कवि कई कवियों की तरह राजनीति से दूर नहीं भागते, बल्कि वह मानते हैं कि राजनीति को यथार्थ की पहचान और यथार्थ बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। ये उदारवादी लोकतंत्र का अंध समर्थन करने के स्थान पर उसकी आंतरिक विसंगतियों का चित्रण करते हैं और बताते हैं कि तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः इस प्रकार शोषक वर्ग के हितों की ही रक्षा और अभिवृद्धि करता है। जैसे नागार्जुन का कुछ उदाहरण समझ सकते हैं। खादी ने मलमल से चुपचाप आठ गांठ कर डाली है, टाटा बिरला डालमिया की तीनों दिन दिवाली है। इसी प्रकार नागार्जुन अगली पंक्तियों में कहते हैं, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊं निकले तीनों बंदर बापू के। अब अगला है ग्राम प्रकृति। प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति को सैलानी नहीं, बल्कि किसानों की आंखों से देखते हैं, क्योंकि ये कवि जन के प्रतिनिधि हैं, अभिजात वर्ग के नहीं। यहाँ उनके गुलाब का सौंदर्य नहीं, उनके स्थान पर चने का सौंदर्य का वर्णन करते हैं। आगे देखते हैं प्रकृति प्रेम। साहित्य प्रेम के प्रत्येक युग का महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रगतिवाद भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ प्रेम साहचर्य एवं जीवन से उत्पन्न होता है। प्रेम के लिए इन कवियों की प्रकृति की गोद में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।
वह तो श्रम करते करते भी महसूस कर लेते हैं। बच्चों है अगला है प्रयोगवाद। जैसा कि मैंने बताया प्रयोगवाद 1943 से 1951 का समय है। प्रयोगवाद समझने से पहले हम उसका परिचय जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में, आधुनिक कविता हिंदी के इतिहास में सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही एक नया मोड़ उपस्थित हुआ जिसे प्रयोगवाद कहा गया। इस संकलन में 7 कवियों की कविताएं शामिल थी, इसमें रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध, अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, प्रभाकर मासपे, भारत भूषण अग्रवाल इत्यादि। सामान्यतः माना जाता है कि प्रयोगवाद प्रगतिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ आंदोलन है, पर यह पर्याप्त रूप से सच नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमने 7 कवियों के नाम गिनाए हैं उनमें गौर करें तो कम से कम 3-4 कवि ऐसे भी हैं जिनकी आस्था निष्ठा मार्क्सवाद के प्रति रही थी, जिसमें रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध, नेमी चंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल प्रमुख है। इन कवियों के प्रयोगवाद में शामिल होने का मतलब यह नहीं कि यह अज्ञे की तरह ये कभी भी विचारधारा के सत्य को अंतिम मानने को तैयार नहीं थे और अपने स्तर पर सत्य की तलाश शुरू करने के इच्छुक थे। अपने सत्य को खोजने की प्रक्रिया प्रगतिशीलता की मांग करती है और इस प्रगतिशीलता के कारण ही इस आंदोलन को प्रयोगवाद कहा गया। अज्ञे को प्रयोगवाद नाम पसंद नहीं था क्योंकि प्रयोगशील और प्रयोगवाद समानार्थक शब्द नहीं है। प्रयोगशीलता से भाव निकलता है कि ये कवि प्रयोग करके सत्य की तलाश करना चाहते हैं, जबकि प्रयोगवाद से यह भाव निकलता है कि प्रयोग करना इन कवियों के जीवन का उद्देश्य है। इसके बावजूद प्रचलित हो जाने के कारण आज भी इस युग को प्रयोगवाद ही कहा गया, प्रयोगशील युग नहीं। प्रयोगवाद कुछ मायनों में छायावाद से भी अलग है और प्रगतिवाद से भी अलग है। यह छायावादी कविता की रोमानियत और वायवीता तथा प्रगतिवाद कविता की वैचारिक प्रतिबद्धता के विरोध में खड़ा होकर स्वानुभूति की प्रमाणिकता, बच्चों ध्यान दो, स्वानुभूति के प्रमाणिकता को रचना के केंद्र में स्थापित करने का आग्रह करता है। स्वानुभूति की प्रमाणिकता शिल्प के स्तर पर तो छायावाद की ठहरी हुई शिल्प के स्तर पर तो छायावाद की ठहरी हुई अभिव्यंजना प्रणाली और प्रगतिवाद की सपाट शैली या सपाट बयानबाजी का अतिक्रमण करता है। इसी नई दृष्टि को अज्ञे ने प्रयोगशीलता कहा है। अब हम देखते हैं प्रयोगवाद के प्रेरणा स्रोत, प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि। प्रयोगवाद के संबंध में यह आक्षेप लगाया जाता है कि यह आंदोलन भारतीय समाज की परिस्थितियों से पैदा हुआ नहीं है, बल्कि पश्चिमी साहित्य के प्रभावों पर आधारित है। यह आरोप मुख्यतः प्रगतिवादियों या मार्क्सवादियों ने लगाया है। उनका यह भी कहना है कि शीत युद्ध के दौर में
प्रयोगवादी कविता अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व करती थी। सच यह है कि प्रयोगवाद के उद्भव के मूल में कुछ योगदान भारतीय परिस्थितियों का भी है, तो कुछ पश्चिम के वैचारिक प्रभावों का भी। क्योंकि मार्क्सवाद पश्चिम से आया है, किंतु प्रगतिवाद के आगमन को तत्कालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बहुत सी घटनाओं ने सीधे तौर पर प्रभावित किया और जोड़ना संभव हुआ। प्रयोगवाद की व्याख्या तत्कालीन भारतीय स्थितियों में उतनी आसानी से नहीं होती। स्वाधीनता प्राप्ति के एकदम पहले और उसके बाद के समय की यह कविता अपनी चेतना में व्यक्तिवादी और शहर की ओर ले जाती है। इसकी व्याख्या करना इतिहासकारों के लिए चुनौतीपूर्ण है, फिर भी निम्नलिखित कारणों के आधार पर प्रयोगवाद के उद्भव को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। प्रयोगवाद का काल वह है जब हमारा देश स्वाधीनता के एकदम नजदीक जा पहुंचा था। जैसा कि 1943 से 1951 मैंने इसका समय बताया। स्वाधीनता मिलना तय होते ही स्वाभाविक था कि अब व्यक्ति वैयक्तिक हितों के संबंध में आग्रहशील हो, जिसका स्वाभाविक परिणाम था प्रयोगवाद में निहित व्यक्तिवाद। प्रयोगवाद पर प्रतीकात्मक प्रभाव गांधीवाद का भी है। गांधी जी के दर्शन को प्रबुद्ध व्यक्तिवाद कहा जाता है, क्योंकि वह अंत एक एक व्यक्ति की आध्यात्मिक आत्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में थे। व्यक्ति की स्वाधीनता का आग्रह प्रयोगवाद में भी दिखता है। इस समय भारत में तीव्र गति से शहरीकरण होने लगा था। ये कवि सामान्यतः शहरी जीवन के कवि हैं। शहरी जीवन की यांत्रिकता और उपयोगितावादी दृष्टि इनके जीवन में पूर्णतः व्यक्त हुई है। प्रयोगवाद पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। भारत पर विश्व युद्ध का सीधा असर बेशक न रहा हो, परोक्ष रूप से तो भारत इससे जुड़ा ही था। कोई भी बड़ा युद्ध मानव जीवन की क्षणभंगुरता को स्पष्ट कर देता है, जिसके परिणाम से क्षणवादी मानसिकता जन्म लेती है। प्रगतिवाद में क्षणवाद के विकसित होने का एक कारण यह भी है। अब देखते हैं प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं। पहला देखते हैं भावुकता भावुकता तथा बौद्धिकता का संश्लेषण या गैर रोमानी भाव हो। प्रयोगवादी कविता में न तो छायावाद जैसी वायव्यता, अति भावुकता एवं कल्पना है, और न ही प्रगतिवाद की तरह किसी विचारधारा के प्रति यांत्रिक। नगरीय जीवन के दबाव से निर्मित उसकी चेतना में, भावना में बौद्धिकता से संयुक्त होकर व्यक्त होती है। इसलिए इनकी काव्य अनुभूति में रोमानियता या तीव्रता नहीं, बल्कि गैर रोमानीपन और तटस्थता दिखाई पड़ती है। अगला है नवीन राहों का अन्वेषण। नवीन राहों का अन्वेषण। प्रयोगवादी कवियों ने प्रदत्त सत्यों को स्वीकार किया है। यह परंपरा और रूढ़ि के बारे में बारीक अंतर करते हैं।
परंपरा को महत्व देते हुए रूढ़ियों का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि जो दी गई है वह रूढ़ी है, परंपरा वह है जो व्यक्ति के विवेक के साथ संवाद करने की क्षमता रखती है। अगला है वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध। वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध। कोई भी विचारधारा एक यांत्रिक चिंतन पैदा करती है, जिससे केवल सतही व सैद्धांतिक तौर पर समस्याओं का समाधान करना संभव हो पाता है। विचारधारा के प्रवाह में बहने वाले व्यक्तियों का निजी व्यक्तित्व हो जाता है। प्रयोगवादी कभी स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। वे विचारधाराओं से अपने काम भर का तत्व स्वीकार करते हैं। मुक्तिबोध ने मार्क्सवाद से तो अज्ञेय आदि ने फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रेरणा ग्रहण की है। ये सभी कवि विचारधारा की बेड़ियों से स्वयं को मुक्त रखते हैं। अगला है व्यक्ति का महत्व। प्रयोगवादी कवि सामाजिकता का निषेध नहीं करते, परंतु व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर, निजी भावनाओं पर बल देते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति समाज से तो नहीं किंतु समाज में अवश्य स्वतंत्र है। स्पष्ट मान्यता है कि कविता जिस अनुभव से रची जाती है वह वैयक्तिक हो सकती है, सामाजिक नहीं। अज्ञे ने नदी और द्वीप के प्रतीकों से माध्यम से समाज व व्यक्ति के संबंधों में कई प्रतीकात्मक चित्र खींचे हैं। अगला है प्रयोगवादी कवि क्षण को महत्व देते हैं। मनुष्य के क्षण को महत्व देते हैं। प्रयोगवाद अनुभूति का काव्य है और अनुभव क्षण जन्य होता है, युग जन्य नहीं। प्रगतिवादियों की तरह युगों के आधार पर काव्य अनुभूति का स्वरूप तय नहीं करते। इन कवियों का मानना है कि कविता स्वानुभूति से बनती है और अनुभूति का सहज संबंध क्षण से होता है। अगला है यौन चेतना की प्रबलता। यौन चेतना की प्रबलता। प्रयोगवादी काव्य में यौन चेतना के कई बिंब भी हमें नजर आते हैं, जो संभव है फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के प्रभाव से निर्मित है। अगला है शहरी प्रेम दृष्टि। प्रयोगवादी कवि शहरी कवि है। इनका प्रेम बौद्धिक है, शुद्ध भावनात्मक और काल्पनिक नहीं, अर्थात बुद्धि पर टिका हुआ प्रेम है। इनका प्रेम जीवन की जरूरत है। इनका प्रेम जीवन की एक जरूरत है। इनका प्रेम अशरीरी नहीं, शरीरी पक्ष अनिवार्यता इसमें उपस्थित होता है। यह कवि प्रेम के प्रति छायावाद की रोमानी नजर की तरह रोमानी नजरिया नहीं रखते, बल्कि पारस्परिक जरूरत की पूर्ति समझते हैं। अगर हम शिल्प की बात करें तो इन कवियों ने नए नए एवं अछूते प्रतीकों और उपमानों द्वारा अवचेतन मन की भावनाओं के प्रकाशन के कारण कविता अस्पष्ट रहती है। इनके छंद अतुकांत होते हैं, भाषा का रूप स्तर नहीं होता। यह मध्यम वर्ग के ऐसे बुद्धिजीवी लोगों की कविता है जो भारतीय परंपरा से विच्छिन्न होकर नहीं होकर अंतरराष्ट्रीय रहन सहन और जीवन पद्धति के हामी हैं। अतः भारतीय जनता का सुख दुख कम है और आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की घुटन, अनस्था और संदेह अभिव्यक्त अधिक होते हैं।
इसमें व्यंग और प्रकृति के खंड चित्र बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। बच्चों हम पढ़ेंगे नई कविता। जैसा कि मैंने बताया था, नई कविता का समय 1951 से लेके 1908 तक अर्थात 9 वर्ष का है। सर्वप्रथम हम नई कविता का आरंभ और नई कविता का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। नई कविता छठे दशक की कविता है। नई कविता छठे दशक की कविता है। अज्ञे ने 1951 में, बच्चों ध्यान दो, अज्ञे ने 1951 में दूसरा तार सप्तक, अज्ञे ने 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित किया। यही से प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो गया। कुछ इतिहासकारों की राय है कि 1954 में जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता के प्रकाशन के साथ ही यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। यह विवाद का विषय है कि नई कविता का अर्थ क्या है। यह नई कविता किस प्रकार और किस अर्थ में और कितनी नई है। यूं तो हर युग की कविता अपने पिछले युग से नई ही होती है, किंतु यहाँ नए का अर्थ अद्यतन से नहीं। दरअसल इस आंदोलन में जो कविता लिखी गई है वह अपनी, बच्चों ध्यान दो, इस आंदोलन में जो कविता लिखी गई है वह अपनी अंतर वस्तु में पहले की परंपरा से काफी अलग है। बच्चों ध्यान दो, अपनी अंतर वस्तु में पहले की परंपरा से काफी अलग है। इस नएपन की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से भी की गई है। नई कविता के प्रमुख कवि देखें तो भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर और अशोक वाजपेयी। अब हम नई नई कविता की परिस्थितियों पर गौर करेंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विषमता कम नहीं हुई थी। देश के नेतृत्व ने जनता की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। इसके परिणाम स्वरूप देश में असंतोष, मोह भंग, निराशा की स्थिति बनी। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी लोगों के सपने पूरे नहीं हुए। इसी पृष्ठभूमि पर नई कविता का उदय हुआ। आजादी के बाद जो विकास हुआ उसमें मशीनीकरण और शहरीकरण पर बल दिया गया, जिसने समाज में यांत्रिकता, अकेलेपन व आत्मनिर्वासन उत्पन्न हुआ। इस पूरे दौर में मनुष्य का महत्व कम होता गया, जिससे अस्तित्ववादी विचारधारा के प्रभाव में लघु मानववाद कहा गया। इस सारी परिस्थितियों का गंभीर प्रभाव नई कविता पर भी पड़ा। बच्चों ध्यान दो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पूंजीवादी और मार्क्सवादी दो खेमे में बंट गया था। दोनों गुटों में शीत युद्ध की स्थिति बन गई। दोनों गुटों में शीत युद्ध की स्थिति बन गई।
इस दौर में मार्क्सवाद के खिलाफ, इस दौर में मार्क्सवाद के खिलाफ व्यक्ति की स्वतंत्रता का नारा बुलंद होने लगा। इस बात पर ध्यान आकर्षित किया गया कि मार्क्सवाद सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का अपहरण करता है और समाजवादी देशों में बुद्धिजीवियों, लेखकों और जनता को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। नई कविता का मुख्यतः अस्तित्ववादी दर्शन का भी प्रभाव पड़ा। हालांकि इस पर मार्क्सवाद का प्रभाव रहा है। इस तरह नई कविता की दो धाराएं बनी। पहली अस्तित्ववाद और व्यक्तिवाद, दो धाराएं बनी। पहली अस्तित्ववाद और व्यक्तिवादी आधुनिकता से, जबकि दूसरी बनी मार्क्सवाद से प्रभावित है। पहली धारा का नेतृत्व अज्ञे के हाथों में था, जबकि दूसरे का नेतृत्व मुक्तिबोध कर रहे थे। अब बच्चों हम देखते हैं नई कविता का नामकरण। नई कविता के नामकरण के संबंध में पहला विवाद यह है कि इसमें नई का अर्थ क्या है। यह विशेषण है या संज्ञा का ही एक अंश है। यदि नई शब्द को विशेषण माने तो इसका अर्थ होगा कि नई कविता पहले की सारी कविताओं से अलग है। लेकिन समस्या यह है कि यह विशेषता सिर्फ नई कविताओं पर ही लागू नहीं है, हर काव्य आंदोलन पर लागू होती है। क्योंकि एक अर्थ में हर कविता अपने पिछले वाले काल से या पिछले वाली कविताओं से अलग होती है। यदि नई का अर्थ अद्यतन से लिया जाए तो भी समस्या खत्म नहीं होती। यदि नई कविता का अद्यतन कह देंगे तो इसके बाद के आंदोलन के लिए नामकरण करना असंभव हो जाएगा। वस्तुतः नई कविता में नई शब्द संज्ञा का ही एक अंश है, जो तत्कालीन नवलेखन आंदोलन से के प्रभाव से निर्मित हुआ है। 1950 से 60 के दौर में कविता में नहीं बल्कि कई अन्य विधाओं के भी रूप सामने आए, जैसे नई कहानी, नया उपन्यास, नई समीक्षा आदि। अब हम नई कविताओं की विशेषताओं पर विचार करेंगे। नई कविताओं की विशेषताओं पर विचार करेंगे। पहला है बच्चों, भोगे हुए यथार्थ पर बल। नई कविताओं की में विचारधाराओं की यांत्रिकता से मुक्त होकर अनेक विषयों पर कविताएं लिखी। नई कविताओं में भोगे हुए यथार्थ को महत्व दिया जाता है। यह एक ऐसा यथार्थ है जिसमें वायव्यता का अनुभव नहीं बल्कि अनुभव की आंच है। यह कवि छायावादी अति भावुकता व प्रगतिवादी यांत्रिक विचारधारा का खंडन करके अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देते हैं। जैसे आगे की पंक्तियों में हम समझ सकते हैं, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं, सबको यह मुक्त करना न जाने, किंतु जिन्हें यह मानता है उन्हें यह सीख देता है
कि दूसरों को मुक्त रखे, कि दूसरों को मुक्त रखे। नई कविताओं में संवेदना आधुनिक हो गई है, इसलिए जैसे इसलिए जैसे जैसे ही कोई बात कवि के सामने आती है, वह उस पर संशय करने लगता है। हर कवि दिए गए सत्य पर संशय प्रकट करता है, क्योंकि यह सत्य की उपलब्धि है तो अनिवार्य है और वांछनीय है। नरेश मेहता की संशय की एक रात इस प्रकार की कविता है। वह लिखते हैं, कौन सा किसका कौन सा किसका असत्य है, कौन सा किसका असत्य है, इस सत्य असत्य का निर्णय करेगा कौन। ये सब स्वीकारोक्तियां सत्य नहीं ओ पिता, संशय निकस ऋषि का भी। अगला है, जब परंपरा द्वारा प्रदत्त मूल्यों के प्रति संशय पैदा होता है, तो व्यक्ति के जीवन में सार्थकता व संतोष खत्म होने लगता है। सार्थकता व संतोष खत्म होने लगता है। अगला है, लघु मानव की अवधारणा। अस्तित्ववादी दर्शन अस्तित्ववादी दर्शन तथा विश्व युद्ध, मशीनीकरण और स्वतंत्रता से मोह भंग आदि स्थितियों के प्रभाव में नई कविता में लघु मानव की धारणाओं उभरकर सामने आई है। लघु मानव लघु मानव वही मानव है जो पहले संस्कृति के केंद्र में था, किंतु अचानक किंतु जिसके महत्व में अचानक भारी कमी आ गई। यह अपने आत्मसम्मान, दृढ़ संकल्प, जय पराजय आदि परिस्थितियों को समेटकर आगे बढ़ता है। उस पर कोई देवत्व आरोपित नहीं, वह संकट में फंसकर अपना रास्ता स्वयं बनाता है। इसी कारण उसे अपनी लघुता से हीनता की भावना नहीं उठती, बल्कि गर्व की अनुभूति होती है। अर्थात लघु मानव की स्थापना। हम छोटे हम छोटे लोग चाहे अनदेखे बीत जाए, कोई तो देखेगा हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल थे, कोई तो चिन्हेगा हमारे होठों पर कविताएं थी। अगला है निबंध। निबंध निबंध ऐसी विधा है जो विचार परक और अनुभूति परक दोनों ही हो सकती है। विचार परकता उसे शास्त्र की ओर ले जाती है और अनुभूति परकता उसे सृजनात्मक साहित्य की ओर ले जाती है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचारात्मक निबंध है। वे अपने निबंधों में शास्त्र काव्य शास्त्र का निर्माण करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध सृजनात्मक साहित्य की कोटि में आते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों की चर्चा पहले की जा चुकी है। उनके अनेक श्रेष्ठ निबंध है, जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर भोरा गया, ठाकुर जी का बटोरा आदि। द्विवेदी जी मूलतः सृजनात्मक या ललित निबंधकार है। उनका मन सबसे अधिक इसी विधा में रहा, अतः निबंधों पर यहाँ कुछ चर्चा कर लेना अप्रासंगिक न होगा।
अगर हम नाटक की बात करें तो स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में नाटकों की आवश्यकता अनुभव की गई। यह भी अनुभव किया गया कि नाटकों की रचना के लिए यह समय उपयुक्त है, किंतु उस मात्रा और गुण में नाटकों की रचना नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हिंदी के अपने रंगमंच का अभाव था। हिंदी क्षेत्र में लोक नाट्य रूपों की कमी रही। हिंदी क्षेत्र में लोक नाट्य रूपों की कमी नहीं, स्वतः अतः स्वांग, नौटंकी, विदेशिया, सपेरा यहाँ के बहुप्रयुक्त लोक नाट्य हैं, किंतु परिनिष्ठित साहित्य रंगमंच या उससे कोई व्यवहारिक संबंध नहीं रहा। हिंदी के साहित्यिक नाटक प्रधानतः पाठ्य रचनाएं हैं, अतः अब तक केवल भारतेंदु के नाटकों के विषय में ही ये बात कही जा सकती है कि उसका संबंध हिंदी की जातीय नाट्य परंपरा से रहा है। पहले से लिखने वाले नाटककार स्वाधीन भारत में भी नाटकों की रचना कर रहे थे। अगर हम नाटक की बात करें, जैसा कि हमने बताया, नाटक मूलतः नाटक का अर्थ नट धातु से निर्मित। नाटक शुरू तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उससे पहले भी भरत मुनि से माना जाता था, अर्थात नाटक का उद्भव हम भरत मुनि से मान सकते हैं। उनकी पुस्तक नाट्य शास्त्र में इसका विशद वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है। नाटक और रंगमंच ये दोनों आपस में पर्याय है। नाटक मुख्यतः लिखित रूप, रंगमंच वह स्थान है जहां पर नाटक प्रदर्शित किया जाता है, और नाटक मूलतः वह लेखन है जिसका प्रदर्शन रंगमंच पर होता है। तो बच्चों, आज हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जैसे बच्चों, परीक्षा में जैसे क्या आ सकता है, जिससे मैं आपको बताऊं, जैसे प्रयोगवाद का क्या तात्पर्य है, प्रयोगवाद का क्या अर्थ है, प्रगतिवाद का क्या अर्थ है, नई कविता की पृष्ठभूमि क्या है। मतलब आपको ये देखना है परीक्षा की दृष्टि से, प्रयोग, प्रगति और नई कविताओं की पृष्ठभूमि देख लेते हैं, इसका अर्थ देख लेना है, और इन सबकी विशेषताओं को करने का प्रयास करेंगे। और इनके कुछ कवि हैं, जैसे अज्ञे हुआ, मुक्तिबोध हुआ, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। वैसे आप इनकी विशेषताओं पर फोकस करो। अगली कक्षा है बच्चों आधुनिक भारतीय भाषाओं का सामान्य परिचय। तो बच्चों, आज की क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।